प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी ये चैनल पहले मेरा था, लेकिन ये चैनल अब आपको समर्पित है, आप सबके लिए है। तो क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं उत्साहित होकर बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगी। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आदिकाल की। ये आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। और बताना चाहूँगी कि हम इकाई 1, 2, 3 और इकाई 5 और साथ ही साथ इकाई 7 का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आपके कमेंट होते हैं कि मतलब मैं गृहिणी होने के बावजूद भी कैसे टाइम निकाल लेती हूँ स्टडी के लिए, कैसे पढ़ाई करती हूँ, क्या कैसे कर लेती हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि यदि हम फैमिली में हैं तो हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए कुछ 2-3 रोल हैं जो कि जिनकी भूमिका हमें बखूबी निभाना होता है। जैसे एक पत्नी का रोल और माँ का रोल और बहू का रोल। यदि हम फैमिली में हैं तो जॉइंट फैमिली में तो बहू का रोल भी बहुत ही अहम भूमिका है जिसको हमें निभाना होता है। तो यदि इन 3 रोल को हम बहुत अच्छे से निभाते हैं तो फ्रेंड्स हम घर में ही स्वर्ग की अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं, कर पाते हैं, है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब सब सो रहे होते हैं घर में तो वो मेरा टाइम पढ़ने का होता है, उस टाइम मैं पढ़ रही होती हूँ। और या यूँ समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य से मेरा लगाव और पढ़ने पढ़ाने का मुझे बहुत शौक़ है। तो सो मैं आज आपके साथ जुड़ पा रही हूँ इस यूट्यूब के मंच के द्वारा। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हम आज आदिकाल को देखने वाले हैं और आदिकाल से बताना चाहूँगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे बहुत प्रश्न बनते हैं। और आचार्य शुक्ल जी ने किन किन विद्वानों के संबंध में क्या मत व्यक्त किए हैं, तो हम वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका शुक्ल जी का अध्ययन करने के बाद ही हम पता कर पाएंगे। तो आदिकाल को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 प्रकरण दिए हैं आदिकाल के। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि ये जो प्रकरण है इससे प्रश्न पूछे गए थे, पूछे जाते भी हैं, क्योंकि जो भी हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ था तो 25 जून को जो एग्जाम हुआ है 2019 में, तो प्रकरण 4 से प्रश्न आया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि प्रकरण 4 में क्या मत व्यक्त किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आज हम प्रकरण 1 देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब प्राकृत की अंतिम अवस्था आप समझ ही गए होंगे। प्राकृत की अंतिम अवस्था कहाँ पर आती है? मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत की अंतिम अवस्था मीन्स 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के समय का प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगकर्मी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। अब मैं बताना चाहूँगी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, आपने क्या पढ़ना है, आपने सर्च करना है अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं, कौन माने गए हैं। एक इसमें और टॉपिक आ रहा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी के कौन से कवि हैं जो कि अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप इसको सर्च कीजिए और या फिर मेरी वीडियोज आप देखिए, वहाँ पर मैंने यहाँ अपभ्रंश साहित्य को लिया है और मैंने बताया कि कौन कौन से कवि हैं या किन विद्वानों ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। फिर है कि मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात ये पंक्तियां बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ से पूछी भी जाती हैं कि यहाँ से ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि ये टाइम पीरियड तो आपने याद ही रखना है कि आचार्य शुक्ल का टाइम पीरियड क्या है। मुंज और भोज के समय के लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाना चाहिए।
फिर है कि यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 ईस्वी में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहे में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। इस पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। देखिए आज हम इसके माध्यम से आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो यहाँ से हमें बहुत परफेक्टली बात, यानी जो बात में यथार्थता है वो हमें देखने को मिलता है आचार्य शुक्ल के इतिहास में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हम जो कवियों की रचनाओं का क्रमानुसार और कवियों का जो जीवन काल है फ्रेंड्स, यहाँ आपको सटीक और उपयुक्त मिलेंगे। ठीक है, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्टि लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो राज्याश्रित हैं, जो राजाओं के आश्रय में कवि रहते थे, तो वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे उन्हीं का वर्णन वीर, श्रृंगार आदि के माध्यम से खूब बढ़ा चढ़ाकर उन्हीं का यशोगान किया करते थे, उन्हीं का वर्णन गाया करते थे। इसीलिए इन्हें चारण काल भी कहा गया। और बताना चाहूँगी कि यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। रासों काव्य जैसे विसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, कई ऐसी परमाल रासो है, जो कि कई ऐसी मतलब रासो काव्य हैं जिनमें उनकी राजाओं का यशोगान खूब बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, क्योंकि वो कवि राजाश्रित राजा के आश्रय में ही रहते थे, तो उनका वर्णन वो करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा, यानी आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है। देखिए मैंने कहा ना कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ आप जो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन है उसको आप बहुत अच्छे से, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ने के बावजूद। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बहुत असंदिग्ध हैं ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं, और कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं जिस समय इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम फ्रेंड से पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये पंक्तियाँ कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। हमें बताना रहता है कि ये किसकी पंक्ति है। पोथियों तक चलती रहती हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर, अब देखिए सारंगधर की बात आ गई, तो हम्मीर की वीरता का वर्णन इसी भाषा में कर रहे थे। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी सारंगधर के संबंध में कि सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे, और सारंगधर ने सारंग पद्धति के नाम से एक सुशोभित काव्य संग्रह भी बनाया था। और बताना चाहूँगी कि आचार्य शुक्ल ने प्राकृतिक पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ को जिसमें हम्मीर की वीरता का वर्णन है, तो हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताते हैं आचार्य शुक्ल जी। तो इसकी पंक्ति है, चलिए वीर हम्मीर पाए भर मेड़े कंपय, तिग्म गणे आद अंधार धूल सुरह
आख्यान हैं। तो देखिए यहाँ से पंक्तियाँ बहुत बनती हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। फिर है कि दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे इसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। अब अमीर खुसरो की बात आ गई है, तो अमीर खुसरो को हम डीप पढ़ेंगे। अनिष्ट हमारे जो प्रकरण आएंगे उसमें अमीर खुसरो के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति, अब विद्यापति जी आ गए हैं फ्रेंड्स। तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा में भी भंडते रहे। अब विद्यापति का नाम आ ही गया है, तो थोड़ा सा विद्यापति के संबंध में बात कर लेते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है, जन्म समय है, तो 1350 से 1450 ईस्वी माना गया है विद्यापति जी का। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि विद्यापति ने कुछ रचनाएं संस्कृत भाषा में, कुछ अवहट्ट में, कुछ मैथिली भाषा में अपनी काव्य कृतियों को किया है। तो प्लीज़ आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली जो अवहट्ट भाषा में है वो कीर्तिलता कीर्तिपता का है। अब आपको पता है कि अवहट्ट जो है वो अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। तो फिर आप मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली की है। इनका एक नाटक आता है गोरक्ष विजय, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर ऐसा कहा है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये अमीर खुसरो जी का है। अब हम देख लें ये पंक्तियाँ जो हैं, तो बालचंद बिजावई भाषा दूह नहीं लग गए दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीर दास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहें विचार विचार। अब हम भी कबीर दास को भी पढ़ेंगे, जब कबीर दास का वर्णन हम आगे करेंगे। फिर हम देख लेते हैं निष्ठ की सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप में सूचित किया है। अब इनकी ये जो पंक्तियां हैं फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, कई बार आ चुकी है। देसिल बयाना सब जन मिठ्ठा, ते तैसन जपो अभट्टा। तो बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसका पढ़ने का मोटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो पंक्तियाँ हमें मिलेंगी, अक्सर पंक्तियाँ आप अपने जहन में रखिए, जरूर ही पूछी जाती हैं। आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, यहाँ से अक्सर पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पर इनकी पंक्तियों को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा आता है कि अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। और बताना चाहूँगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्रेंड्स 12 रचनाओं को लिया है, जिसमें 4 प्रमुख हैं और 8 ऐसी रचनाओं को उन्होंने लिया है जो कि हमारे, तो आचार्य शुक्ल ने 4 रचनाओं को फ्रेंड्स लिया है जो कि अपभ्रंश की रचनाएं हैं, जो कि अपभ्रंश भाषा में आती हैं। तो जैसे विजयपाल रासो है, हम्मीर रासो है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का है। और 8 रचनाएं ऐसी हैं जो कि देसी भाषा यानी देसी भाषा का में रचित हैं। तो प्लीज़ आप इनको जरूर देखिएगा। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास ये बुक है तो प्लीज़ वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम देख रहे थे कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है, अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो हमने बता दिया कि अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी हैं। अपभ्रंश की 4 रचनाएं इन्होंने दी हैं, वो कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो और कीर्तिलता कीर्तिपता का है। यदि बात करूं देसी भाषा की, देसी भाषा में उन्होंने 8 रचनाओं को लिया है। वो खुमान रासो है, बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश है, जयमयंक जस चंद्रिका है और परमाल रासो है जो कि आल्हा का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली हैं। ये हैं। तो नेक्स्ट प्रकरण में हम देखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने अपने क्या मत व्यक्त किए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।